अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, ये जो नट आप लोगों ने बहुत जगह पर देखे होंगे, बेड्स वगैरह पे, फर्नीचर पे, कहीं पे भी आपने फिक्स करना होता है उनको, तो ये नट्स यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इन नट्स को हम इजीली हाथ से नहीं खोल सकते। ये देखें, मैं बहुत फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, उसके बावजूद ये नहीं खुल पा रहा। तो स्टूडेंट्स, इसको खोलने के लिए फिर मुझे क्या करना होगा, मैं एक स्पैनर यूज़ करूँगी। चलें फिर स्पैनर को यूज़ करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फोर्स लगाने के बावजूद मैं हाथ से इस नट को नहीं खोल पा रही थी, लेकिन अब मैं इस स्पैनर को इस के इर्द गिर्द टाइट करने के बाद अब मैं फोर्स लगाऊंगी तो वो इजीली जो है ये खुलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि इस जो नट में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इसको फिज़िक्स में क्या कहते हैं। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें टॉर्क को समझना होगा। फिज़िक्स का एक इंतहाई अहम टॉपिक टॉर्क, इसको समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टॉर्क को समझते हैं और फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, टॉर्क जो है, इसको समझने के लिए इस टॉपिक में जो हम टॉर्क से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। टॉर्क को 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ये 3 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जो थॉरो टॉपिक है वो इसमें कवर अप हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने टॉर्क को डिफाइन करना है। तो टॉर्क को हम 3 डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन इसकी स्टूडेंट्स क्या है कि जो हम यही जो मैं आपको पहले दिखा रही थी, एक नट जो है उसको स्पैनर की मदद से मैं लूज कर रही थी। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है नेट का सेंटर, यहाँ पे इसमें से जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होगी। मैं अब इसको इस तरह से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है डॉटेड लाइन से। और स्टूडेंट्स, ये इसका वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स अप्लाई की थी इसको रोटेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, याद रखें, पहली जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। यानी किसी भी बॉडी में इस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। अब इसमें क्या चीज होना जरूरी है, एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरा अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूमती है, इस घूमने को या इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क का। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड वे इसकी डेफिनेशन का क्या है कि टॉर्क को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मोमेंट आर्म क्या है, फोर्स तो हमने इस पॉइंट पे अप्लाई की हुई है, पॉइंट पी पे। अच्छा जी, अब मोमेंट आर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, इसमें से ये जो लाइन पास कर रही है, इसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। और जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन में ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है, इसको नाम दिया जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्टूडेंट्स नोट कर लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म। और इसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है मोमेंट आर्म को। और मोमेंट आर्म को स्टूडेंट सिंबल जो है वो या तो हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 2 वर्ड्स और यूज कर रही हूँ, 2 टर्म्स और यूज कर रही हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेकेंड है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, वो लाइन या वो एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है। जैसा कि इस केस में ये स्पैनर जो है, ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द, इस लाइन के इर्द गिर्द रोटेट कर सकता है, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है हमारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस केस। ठीक है, अच्छा, इसको प्रॉपरली डिफाइन, द लाइन और एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी कैन रोटेट।
अच्छा जी, सेकेंडली हम डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, इट इज़ द लाइन थ्रू द पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट, ये आपको जो डेफिनेशंस हैं ये स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम स्टूडेंट्स इसकी सेकंड डेफिनेशन भी कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, टॉर्क की जो तीसरी डेफिनेशन है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स वेक्टर एफ। तो टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, और इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो आर क्रॉस एफ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को और भी अच्छे तरीके से हम समझ लेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क ड्यू टू अ रिजिड बॉडी या टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी। वो जब कैलकुलेट करेंगे तो और अच्छी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ टॉर्क की तरफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग टॉर्क को किस सिंबल से जाहिर करते हैं? तो ये एक ग्रीक लेटर होता है और इसको टाउ बोलते हैं, और ये टी जो है इसको इस तरह से लिखा जाता है एक अम्ब्रेला किसी शक्ल बना के। तो ये दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है टाउ को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम सेकंड डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। टॉर्क होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो मोमेंट आर्म को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और फोर्स को एफ से। तो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी टॉर्क की, टॉ इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एफ। और उसके बाद यूनिट की बात करें तो आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और मोमेंट आर्म चूंकि एक लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो ऐसा ही यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर। और डायमेंशन अगर हम इसकी देखें तो स्टूडेंट्स, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT की पावर -2, और लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L होती है। तो इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाएगा ML की पावर 2 T की पावर -2। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन है। अगर आपको डायमेंशन और अच्छे तरीके से समझनी है तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पे जाके इसके चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स में डायमेंशन के टॉपिक को आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क की तरफ, या कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे टॉर्क डिपेंड करता है, या जो टॉर्क को अफेक्ट कर सकते हैं या टॉर्क पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसमें देखें, टॉ इज इक्वल टू एल एफ, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया है। तो इसमें एल जो है मोमेंट आर्म है और एफ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से ही क्लियर हो रही है ये बात कि टॉर्क जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है मोमेंट आर्म और सेकंड है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अब ये किस तरह से डिपेंड करता है, आइए चलते हैं इस एग्जाम्पल को समझते हैं। कि अगर फर्ज करें मैं चाहती हूं कि जो मैं स्पैनर से उस नट को खोल रही थी उस पे मैं जो टॉर्क जो प्रोड्यूस करूं वो तकरीबन 60 न्यूटन मीटर टॉर्क हो। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस मैं कंसिडर करती हूं कि जो मेरे पास मोमेंट आर्म है वो 1 मीटर है और फोर्स जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 60 न्यूटन है। तब जाके जो मेरे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस फार्मूला के तहत वो 60 न्यूटन मीटर होगा। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा सा करीब हो जाऊंगी, यानी मैं मोमेंट आर्म थोड़ा सा कम कर दूंगी, हाफ कर दूंगी, 1/2 मीटर कर दूंगी। और फोर्स जो है, अब स्टूडेंट्स मुझे टॉर्क कितना चाहिए? 60 न्यूटन मीटर। तो 60 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फोर्स को बढ़ाना होगा। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि 120 को 2 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 60। इसका मतलब ये है कि यहाँ मोमेंट आर्म कम हुआ है लेकिन फोर्स क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं। मैं मजीद एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब हो गई हूँ। अब मोमेंट आर्म जो है वो मजीद कम होके 1/3 मीटर रह गया है और फोर्स अब जो है वो मुझे मजीद इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि मेरे पास टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो जाए? 60 न्यूटन मीटर का। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मुझे फिर से क्या करना होगा? 180 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी होगी, यानी इन दोनों केसेस से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगी तभी मुझे 60 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि
सेम या कांस्टेंट टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर किए और मैंने रिजल्ट पे पहुंची हूं कि अगर जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से करीब होते जाएं, मोमेंट आर्म कम होता जाए, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है या यूं कह सकते हैं एक वुडन ब्लॉक है, और मैं इसके ऊपर जो 2 डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, एक पॉइंट शो किए हुए हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे विजुअली मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम पॉइंट ए पर हैं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो फासला है वो ज़्यादा है पॉइंट ए का। ये टोटल फासला फर्ज करेंगे 1 मीटर है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन जब स्टूडेंट्स हम पॉइंट बी पर आते हैं तो यहाँ मोमेंट आर्म कम हो गया है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कम हो गया है, 1/2 मीटर रह गया है, जैसा कि प्रीवियस हम एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम इसको इस पॉइंट पर रख के घुमाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बनिस्बत पिछली फोर्स जो कि पॉइंट ए पर लगी, वो 20 अगर 60 न्यूटन थी तो अब 120 न्यूटन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या टॉर्क की। इसके अलावा आप लोग दरवाजे की भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह की होनी चाहिए मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो मैं ब्लू थ्रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है फोर्स की डायरेक्शन अब ये है, यानी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो या पिवट पॉइंट से पास हो रहा है। इस वजह से इस केस में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा चाहे आप जितनी फोर्स अप्लाई कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ लेकिन कोई रोटेशन या कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो चेंज करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डाउनवर्ड हो गई है। तो जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड होगी तो देखें इस बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट्स ये देखें इस तरह से। अब स्टूडेंट्स अब हम इसमें जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये देखें, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी और एंगल पे फर्ज करें फोर्स अप्लाई करते हैं अदर देन 90 डिग्री, अदर देन 0 डिग्री, तो स्टूडेंट्स अगर फर्ज करें ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो उस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें फोर्स को रिजॉल्व करना होगा उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चंद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे टॉर्क की। सबसे पहली जो एग्जांपल है टॉर्क की वो क्या है, हैंड ग्राइंडर। आप लोगों ने हाथ से पीसने वाली जो आटा पीसने वाली चक्की होती है वो देखी होगी, जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। इसमें ये इसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसका मोमेंट आर्म बन रहा है। तो जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रोटेट करती है, और ये किसकी एग्जांपल है, टॉर्क की। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है इसकी, रोटेशन प्रोड्यूस इन अ डोर, कि जब आप किसी भी दरवाजे को खोलते या फिर बंद करते हैं तो वो रोटेट होता है। तो वो रोटेट किस इफेक्ट के अंदर होता है, टॉर्क की वजह से। और इसमें भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, उतना ही कम फोर्स लगा के आप डोर ओपन कर सकते हैं। थर्ड इसकी एग्जांपल है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ डोर लॉक। आप किसी भी दरवाजे का लॉक जो है उसको जब आप घुमाते हैं उसके हैंडल पे प्रेस करने की वजह से, तो आप दरअसल क्या कर रहे होते हैं, उसके हैंडल पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये भी किसकी एग्जांपल है, टॉर्क की। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है टॉर्क की वो सीसॉ है। स्टूडेंट्स जैसे आपको नज़र आ रहा है इस स्क्रीन के ऊपर ए और बी पे लगने वाली
फोर्सेस इक्वल हैं, जिसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और ये बैलेंस्ड कंडीशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी। अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी। सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें हम अगर फोर्स अप्लाई करें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड पे भी आप जितनी फोर्स अप्लाई कर लें तो इन दोनों डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है ये बोर्ड क्या है, एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसकी ये कोई ना कोई एंगल बना रही है इस पोजीशन वेक्टर आर के साथ। फर्ज करें ये एंगल थीटा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे इसके कंपोनेंट्स में, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। तो स्टूडेंट्स, फिर से वही हमने ये प्रोसीजर पहले भी करके देखे हुए हैं। हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जिस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका एफ कॉज ऑफ थीटा कंपोनेंट होगा जो कि आर की डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है, और ये एफ साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट है फोर्स का जो कि परपेंडिकुलर है आर के। अगर हम पैरेलल शिफ्टिंग करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो कंपोनेंट बन रहा है ये एफ साइन ऑफ थीटा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, एफ साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, ये स्टूडेंट्स पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक का फासला है, और पॉइंट ओ क्या है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पिवट पॉइंट का, जहां पे हमने रिजिड बॉडी को सस्पेंड किया है या वहां पे फिक्स किया है। तो ये हमारे पास पिवट पॉइंट है, और पॉइंट पी जो है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो पिवट पॉइंट से पॉइंट पी या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो फासला होता है, इसको हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने रेजोल्यूशन कर ली, एफ कॉज ऑफ थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग आर और एफ साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो है वो इफेक्टिव है, यानी वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसा कि इस केस में आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये जो हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है पिवट पॉइंट से पास कर रहा है। जब भी किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट से पास करे, तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एफ कॉज ऑफ थीटा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फिर टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा एफ साइन ऑफ थीटा की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एफ साइन ऑफ थीटा। फोर्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, उसका वो कंपोनेंट जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और वो कौन सा है, एफ साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। और चूंकि ये जो टॉर्क है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन के लिए एन यूनिट वेक्टर लिख देंगे। और आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ा हुआ है, जब इस फॉर्म में कोई फार्मूला हो तो हम इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फिर से राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और आप लोगों ने राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है। हम अपना राइट हैंड जो है वो फर्स्ट वेक्टर पर प्लेस करेंगे और फिंगर्स को घुमाएंगे सेकंड वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से ये मैं अपना राइट हैंड जो है इसको घुमा रही हूँ। फर्स्ट वेक्टर पे आर पे मैंने अपना राइट हैंड प्लेस किया है, और सेकंड वेक्टर यानी एफ की तरफ मेरी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल कर रही हैं। तो मेरा जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को, और यहाँ पे जो रेड मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है यानी आउटवर्ड होगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसका अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर लें, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती फोर्स की, तो फिर हम लोग क्या करते, हम अपने हैंड को दूसरी साइड पे घुमाते और हमारा थंब जो है वो डाउनवर्ड पॉइंट करता इनवर्ड, जिसकी वजह से टॉर्क की डायरेक्शन हो जाती इनवर्ड। इस केस में अभी आउटवर्ड है। अब हम रेजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था टॉर्क इन रिजिड बॉडी के लिए, अब हम पोजीशन वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट्स करना क्या है, इस पॉइंट P पे फोर्स अप्लाई हो रही है और O से P, O है पिवट पॉइंट और P जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का फासला पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर को अब हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो जितना एंगल ये थीटा है आपके पास, यही एंगल जो है वो यहाँ पे भी बन सकता है और ये वाला इसके पैरेलल अगर हम वेक्टर ड्रॉ करें फोर्स के पैरेलल तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो स्टूडेंट्स, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो है ये r cos ऑफ थीटा होगा और सामने वाला जो कंपोनेंट है ये r sin ऑफ थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप गौर करें, हम दो तरीकों से r को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से बिल्कुल फोर्स के पैरेलल एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे जिसको r cos ऑफ थीटा कहेंगे और फोर्स के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा r sin ऑफ थीटा। या दूसरा मेथड ये है कि आप फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, मैंने पीछे डॉटेड लाइन में इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ किया हुआ है। इस लाइन ऑफ एक्शन पे पॉइंट O से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको भी हम r sin ऑफ थीटा कहेंगे, ये r sin ऑफ थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि फोर्स के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है वो क्या है, r sin ऑफ थीटा। r cos ऑफ थीटा स्टूडेंट्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ r अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और r sin ऑफ थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ r परपेंडिकुलर टू f या परपेंडिकुलर टू फोर्स। अब आप यहाँ पे देखें, हम लोगों ने मोमेंट आर्म की डेफिनेशन पढ़ी है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट जो है इसके दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंट आर्म का, और वो r sin ऑफ थीटा है। तो r sin ऑफ थीटा आपके पास, यहाँ पे हम टॉर्क की पहले ही डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, टॉ इज इक्वल टू मोमेंट आर्म L मल्टीप्लाई बाय फोर्स F। L की जगह पे लिख देंगे r sin ऑफ थीटा, F की जगह पे F लिख देंगे तो ये आ जाएगा r F sin ऑफ थीटा। अब चूंकि जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन भी होती है, वो हमने राइट हैंड रूल से पहले भी फाइंड आउट की हुई है, तो ये आ जाएगी आर एफ साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जैसा कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट के केस में पढ़ा हुआ है। आर एफ साइन थीटा को हम लोग क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ की फॉर्म में, जब डायरेक्शन भी साथ हो। तो ये आ जाएगा आर क्रॉस एफ, इसको हम लोग नाम देते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। फिर से राइट हैंड रूल कैसे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, आप अपने राइट हैंड लेंगे जैसे हमने प्रीवियस केस में किया है। तो इस केस में जो आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जिसमें आर और एफ रखा हुआ है, ये आर और ये एफ, इस प्लेन को फर्ज करेंगे बोर्ड जो है या ये रिजिड बॉडीज का प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इस केस में क्या होगी, आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये किसकी है, टॉर्क की। इसको आप राइट हैंड इस्तेमाल करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के केस में किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के टॉर्क इन रिजिड बॉडी है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि टॉर्क जो है वो कब मैक्सिमम होता है, टॉर्क कब मिनिमम होता है। अब स्टूडेंट्स, हम चंद केसेस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस इसका है मैक्सिमम टॉर्क, यानी मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन की। डायरेक्शन तो आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। जाहिर सी बात है, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो डायरेक्शन भी आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और जब टॉर्क नल होगा या ज़ीरो होगा तो उस वक्त आप आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लेंगे। तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैक्सिमम टॉर्क का मतलब ये है कि आपके पास उस वक्त
आर और एफ के दरमियान में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो जब आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस वक्त आप लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, और थीटा की जगह पे आप स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 याद रखें स्टूडेंट्स, हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ा है, 1 के इक्वल होता है। तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ, यानी मैक्सिमम जो आपके पास आर और एफ की वैल्यू होगी उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्ज करें इस केस में आर की वैल्यू अगर आपके पास 3 है और 3 यूनिट्स है और f की वैल्यू जो है वो 4 यूनिट्स है, तो आंसर आपके पास 12 यूनिट्स जो है वो आ जाएगा टॉर्क का। ये मैक्सिमम इसका जो रिजल्ट आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी आर और एफ परपेंडिकुलर होंगे, एंगल 90 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केस है, सेकंड केस, जीरो टॉर्क कब होता है। टॉर्क जो है स्टूडेंट्स, जब एंगल आपके पास यानी आर और एफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं या फिर एंटी पैरेलल हो जाएं, तो उस वक्त आप लोग देखेंगे कि टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 0 डिग्री, तो साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, तो आंसर आपके पास 0 ही आ जाएगा। और टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 डिग्री भी क्या होता है स्टूडेंट्स 0, तो इस वजह से यहाँ पे भी टॉर्क आपके पास कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये रिजल्ट निकाला कि जब भी आर और एफ फोर्स और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड 0 होगा, और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और उसके बाद जीरो टॉर्क एक और केस में भी हो सकता है। आपको पता है टॉर्क जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक मोमेंट आर्म और एक फोर्स। या तो अगर मोमेंट आर्म 0 हो जाए उस केस में भी आपके पास टॉर्क 0 हो सकता है, या फिर फोर्स जो है वो 0 हो जाए उस केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास टॉर्क क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। चूंकि हम जीरो टॉर्क की बात करें तो ये केस भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट केस क्या है कि जब भी आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट से पास करे, तो जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये पिवट पॉइंट से पास हो रहा है, यानी इस केस में हम लोग कहेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास डिफरेंट केसेस। इसको समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो है, 3 डायमेंशनल व्यू है इसका, ये आप देख लीजिएगा, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन केसेस की। आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि जब आर और एफ जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो वहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, और डायरेक्शन फिर से क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉर्क के बारे में वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉर्क के बारे में, और ये आप आने वाले चैप्टर्स में और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 आपका जो सिलेबस है उससे भी है, तो और रोटेशनल मोशन से। आप लोगों ने अभी रोटेशनल मोशन के बारे में इतना ज़्यादा ख़ास नहीं पढ़ा होगा, 9th में अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसलिए स्टूडेंट्स बहुत सी बातें आप लोगों के लिए नई होंगी, तो उनको हम वक्त के साथ साथ समझेंगे। टॉर्क प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन विच इज़ प्लेड बाय फोर्स इन लीनियर मोशन। वही काम जो फोर्स लीनियर मोशन में करती है और वही काम टॉर्क जो है वो एंगुलर मोशन में कर रहा होता है। एंगुलर मोशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, जिसमें कोई भी बॉडी रोटेट कर रही होती है सर्कुलर फॉर्म में किसी और लेकिन जो लीनियर मोशन होती है उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो फोर्स रोल प्ले करती है, फ़र्ज़ करें एक गाड़ी है, उसको हमने इस तरह से धकेलना है, टॉय कार, उसको हम इस तरह से अगर धकेलना है तो हमें फोर्स अप्लाई करनी है। इसी तरह से किसी भी बॉडी में एंगुलर मोशन लेके आनी है तो उसके लिए टॉर्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी, सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटरमिन करता है। इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा, और आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इन दोनों रिलेशन से आप देखें तो फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमिन कर रहा है और टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फा जो है इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम डिटेल से स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉर्क इज काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। टॉर्क जो है वो फोर्स का काउंटर पार्ट है रोटेशनल मोशन के लिए। और लास्ट
इसका जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और ये कन्वेंशन है, और क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉर्क के बारे में। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क को समझने के लिए एक सिंपल सी वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है। तो इससे आपको और ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क की डायरेक्शन की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये एक मीटर रॉड है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये टेबल इसका एक्स वाई प्लेन है। ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये स्टूडेंट्स पॉइंट ए है। इस पॉइंट से पॉइंट ए तक का फासला पोजीशन वेक्टर आर कहलाता है। ये पॉइंट क्यू में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। इसके अबाउट जो टॉर्क है, टॉर्क एट पॉइंट क्यू, ये बराबर है आर क्रॉस एफ के। अब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो मीटर रॉड है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और टॉर्क जो है ये जेड डायरेक्शन में होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के, यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल है जेड एक्सिस के, और यही डायरेक्शन है टॉर्क की, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल है टॉर्क एट पॉइंट क्यू के। अब हम फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स कर लेंगे, तो अब इसमें जो टर्निंग इफ़ेक्ट होगा वो फिर से आर क्रॉस एफ के बराबर आएगा, और इस मीटर रॉड में जो टर्निंग इफ़ेक्ट या रोटेशन प्रोड्यूस होगी इस केस में वो क्लॉकवाइज टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, जैसा कि आपको इस स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए